ट्वेल्थ केमिस्ट्री सॉल्यूशन का 6वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर के लास्ट तक मैंने आपको ये बता रहा था कि नॉर्मलता का जो फार्मूला था उस फार्मूले को लेकर के मैंने बात किया था, और वो जो फार्मूला मैंने नॉर्मलता की आपको लिखाया वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था, विलेय की तुल्यांक संख्या, विलेय की तुल्यांक संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, ये बात लिखी थी हमने। आपको ये फार्मूले को देने के बाद और सारे फार्मूले इसमें लिखाने थे, तो उस लिखाने के लिए अगर मैं तुल्यांक संख्या की बात करें कि फार्मूला और कैसे बन सकता है, तो तुल्यांक संख्या है क्या ये जानना जरूरी था। तो तुल्यांक संख्या इक्वल टू होता है, तुल्यांक संख्या बराबर होता है, क्या लिख दें तुल्यांक संख्या बराबर। तुल्यांक संख्या लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा को अगर हम भार भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बटे ग्राम में मात्रा और फिर बटे करके लिखना है इसका तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी संख्या की बात होती है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको दिमाग ये यूज करें कि जिस तरह से आपने मोलों की संख्या पढ़ा था, तो मोलों की संख्या में क्या पढ़ा आपने, पढ़ा ये कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे जो भार था वो ग्राम में मात्रा या भार मैंने बोल ही दिया, लेकिन जो अणुभार शब्द था वहाँ पे अणुभार के स्थान पे तुल्यांकी भार का उपयोग करना पड़ा। इसके लिए अगर मैं सिंबल ले लूँ कि इस भार को यानी ग्राम में मात्रा को W से शो कर दें और इसको कैपिटल E से शो कर दें तुल्यांकी भार को, तो ये जो नॉर्मलता का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से भी बन सकता है। क्या बन सकता है, और इसको लीटर में आयतन को हम चेंज कर लेंगे तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर हिंदी से लिखें तो कैसा लिखेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा या सीधे भार लिखें, ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे क्यों करेंगे, क्योंकि विलयन का लीटर में आयतन भी दिया है। यहाँ पे लिख दें विलयन का लीटर में आयतन, बहुत अच्छा है। इस फार्मूले को अगर सिंबल बात और लिख दें तो इसको मैंने W से शो किया, इसको कैपिटल E से शो कर लिया, इसको V से शो कर लिया, तो एक फार्मूला जो आपका यहाँ पे बना वो ये बन जाएगा n इक्वल टू W डिवाइडेड बाई E इंटू V, और V को मैंने लीटर में किया तो यह लिख देते हैं सिंबल के तौर पे। ये लिखने के बाद में अगर आपके पास ये दिमाग में आ जाए कि क्या कोई फार्मूला इसका और भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि फार्मूला एज इट इज मोलारिटी जैसे चल रहा है, मात्र वहाँ पे जो मोलों की संख्या थी यहाँ पर चल रही है विलेय की ग्राम में मात्रा। इस चीज़ को ध्यान पे रख करके अगर हम लोग बात करने के लिए चल रहे होते हैं, तो ये जो फार्मूला लास्ट टाइम पे लिखा है कम दिख रहा होगा, तो उसको मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। क्या लिखा, W डिवाइडेड बाई E इंटू V और लीटर में कर दिया। लेकिन अगर इस लीटर को मैं मिलीलीटर में चेंज कर दें तो इसी नॉर्मलता की जो फार्मूला बनेगा वो W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा E इंटू V बटे L के स्थान पे ml हो जाएगा। ये आपका लास्ट सीक्वेंस फार्मूला बना। क्रम से हम फार्मूले पे बात करते आए और ये लास्ट टाइम पे एक फार्मूला आपको बन के तैयार हो गया। इनको सबको नोट करना है, पॉइंट आउट करते जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, लेक्चर पे अगर देखने के लिए आ रहे हैं यूट्यूब में तो आपको ये ध्यान देना है कि कॉपी पेन साथ में रहें और नोट्स आपको वीडियो के साथ में बनाते जाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, इसके बाद में नोट्स लिखिए, और इस तरह से अगर आप करते जाते हैं तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकायदा एक एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो NCERT से है या कोई रेफरेंस बुक से है। सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और इत्तेफाक से कहीं पे आपको ऐसी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
प्रॉब्लम हो रही है तो आपको यूट्यूब चैनल में मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल रहता है। आप उस मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मैं उसका आपका जो सलूशन होगा अगले लेक्चर के वीडियो में निश्चित ही बना के देंगे। तो चलिए ये बात हो गई। अब यहाँ पे करने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ई की होती है, लेकिन इसके पहले मैं यूनिट ऑफ एन को कैलकुलेट कर लें। तो यूनिट ऑफ एन अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ एन मतलब नॉर्मलता की इकाई। तो नॉर्मलता की इकाई के लिए मैंने सबसे पहला वाला वीडियो को यूज कर लें, क्या वो जो पहला वाला फार्मूला था उसको यूज करें। क्या फार्मूला था? फर्स्ट फार्मूला ये था कि विलेय के ग्राम तुल्यांक जो संख्या थी, विलेय के ग्राम तुल्यांक की जो संख्या थी वो विलियन के लीटर में अवेलेबल थी, 1 लीटर विलियन में अवेलेबल थी। तो मैं वहीं पे लिखता हूँ, क्या लिख दूँ उसी फार्मूले को, विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलियन का आयतन। सीधे यूनिट पे बात करना है, इसलिए मैंने इतना सिंबल किया, यूनिट फॉर्म करना है। तो ग्राम तुल्यांक को मैं क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। सीधे लिख देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहें या सीधे ग्राम इक्विवेलेंट कर लें। तो ग्राम इक्विवेलेंट में जैसे वहाँ पे यूनिट जो बनती थी तो मोल पर लीटर बनती थी, उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसकी जो यूनिट बनेगी तो ऊपर वाले के लिए हम लिख सकते हैं क्या, ग्राम, या इक्विवेलेंट पर लिखें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इक्विवेलेंट मास लिखें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई लीटर हो जाएगा। बच्चा समझ गया आप करना क्या है मेरे को। इसका यूनिट जब आप फॉर्म कर रहे होंगे तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट जब भी बनाएंगे नॉर्मलता की यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बन गई यूनिट। तो यूनिट को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस यूनिट को बनाने में, लिखने में कहीं पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखा है, कहीं इक्विवेलेंट वेट पर लीटर लिखा है, सेंस वहीं पे हो रहा है कि आपको ये ध्यान देना है कि इक्विवेलेंट वर्ड आपको किसमें नॉर्मलता की यूनिट में आना चाहिए, पर लीटर या पर एमएल। चलिएगा, अगर आपके सामने अब ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी इस फार्मूले में रखी हुई है, वो प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है ये? n इक्वल टू स्मॉल w 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल E इंटू VML। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम ये है कि इस फार्मूले में आपको W तो मालूम हो जाएगा, लेकिन E का कैलकुलेशन कैसे करें, E का कैलकुलेशन करें कैसे। E होता क्या है, तो E के केस में आपको मैं बात करूं तो E अगर आप करना चाहते हैं, E को ज्ञात करना चाहते हैं, तो E का मतलब क्या हुआ, E का मतलब हुआ इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट जो आप कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट WEIGST, हिंदी लिखते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, इसका तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो हम किसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ये देखना है। तो तुल्यांकी भार करने के लिए कई सारे सब्सटेंस, कई सारे पदार्थ हो सकते हैं, इनको हम 4 टाइम डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि करना कैसे है, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट को। तो अपने को नॉर्मलता को चेक करने के लिए, नॉर्मलता किसी भी विलियन का कैलकुलेट करने के लिए जानकारी होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट है क्या, कैसे इसको कैलकुलेशन करें। तो कैलकुलेशन के लिए चलें तो इसका कैलकुलेशन हो सकता है एलिमेंट का, एलिमेंट यानी तत्व का निकाल सकते हैं, बड़े गौर से समझना है इसको, तत्व से निकाल सकते हैं, या कोई आयन हो सकता है, आयन का निकालेंगे। तो आयन में क्या होगा, सबके नंबर आप कैसे कैसे करेंगे वो हम देखने के लिए चलते हैं। कोई एसिड हो सकता है तो उस पर बात करेंगे, कोई बेस हो सकता है उस पर बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर
तुल्यांकी भार की हम बात करें तो तुल्यांकी भार का मतलब ये होता है कि इन तमाम चीज़ों का भार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर एलिमेंट है और उसका भार अगर आप कैलकुलेशन देते हैं तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये ध्यान देना है कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट किया तो एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे सोडियम का अगर किसी ने बोल दिया कि आप कैलकुलेट कीजिए क्या इक्विवेलेंट वेट, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और साथ में जो रिलेट करना है, तो रिलेशन कैसे कैसे बनेगा वो चीज़ को ध्यान पे देना है। कैसे ध्यान देते हैं हम लोग कि अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास और बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंसी पे बात करना है। तो जैसे सोडियम की हमने बात किया तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 और उसकी बैलेंसी कितनी होती है 1, तो 23 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। इसको फार्मूला में ले करके एक एक करके बताते हैं तब आपके समझ में लग जाएगा। लेकिन अगर आयन आता है तो कौन से मास की बात करेंगे ये भी ध्यान देना है। तो आयन अगर आता है तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान की बात करेंगे, ग्राम फार्मूला मास की बात करेंगे, ग्राम फार्मूला मास की बात करेंगे या ग्राम सूत्र द्रव्यमान की बात करेंगे कब, जब आयन आएगा। लेकिन एसिड अगर आता है तो मोलर मास की बात करेंगे, बेस अगर आता है तो भी मोलर मास की बात करेंगे। अब ये बात समझ में आपके नहीं आ रही कि इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इस नॉर्मलिटी के केस में, नॉर्मलता के स्टडी में विशेष यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि तुल्यांकी भार का कैलकुलेशन कैसे करें। तब तुल्यांकी भार कैलकुलेशन के लिए सिंपल से भी फार्मूले आपके बुक में दिए हुए होते हैं, लेकिन आपको इस फार्मूले को लेकर के ही बात करना, 1 बाय 1 करके हम स्टडी करते हैं और देखने चलते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो ये 4 टाइम हो गए, तो हमें तुल्यांकी भार 4 टाइप से यूज करना है। तब कैसे 4 टाइम में मैं तुल्यांकी भार को कैलकुलेट करूँगा इसको आपको ध्यान से देखना है और समझ लेना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट 1 नंबर, फर्स्ट नंबर पे बात करें। ध्यान दीजिएगा ये क्या क्या दिया मैंने। क्वेश्चन ये आया कि ई इक्वल टू को हम करें क्या। तो ई इक्वल टू अगर हम करते हैं तो वो कैसे बताएं कि ई इक्वल टू की बात की है तो कैसे किया जाए। तो हम ये करते हैं कि मास डिवाइडेड बाई, लेकिन ये मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखते। हम इसको कैसे बता दें कि एलिमेंट पे अगर हम बात करें तो क्या लिखें, एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व, यानी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान इक्वल टू अगर करें तो क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। तो सीधे लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई बैलेंसी ऑफ एलिमेंट। सीधे लिख रहा हूँ बैलेंसी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व, यानी तत्व की संयोजकता, बैलेंसी ऑफ एलिमेंट। बहुत गहराई से बड़े तरीके से समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि Na का आप क्या ज्ञात कीजिए, ई कैलकुलेट कीजिए, Na का ई कैलकुलेट कीजिए। तो Na का ई कैलकुलेट करना है तो इसी फार्मूले को यूज करना है। तो ई का जो कैलकुलेशन आएगा तो Na का क्या होता है, Na का एटॉमिक मास जो है वो होता है 23, ठीक। अच्छा, फिर बैलेंसी ऑफ Na, तो बैलेंसी ऑफ Na अगर करें तो बैलेंसी ऑफ Na कैसे करते हैं, बैलेंसी ऑफ Na कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा 2:1 है। आपको बताया जा चुका या बता रहा हूँ कि कोई भी तत्व की बैलेंसी वो होती है जो वो अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए या तो लॉस करता है या तो गेन करता है। तो लॉस और गेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट कंप्लीटेड, यानी ऑक्टेट यानी अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए अथवा दिए जाते हैं उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, बैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देता है, लॉस कर देता है और उसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सोडियम की जो बैलेंसी आई तो बैलेंसी सोडियम की कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखिए तो एटॉमिक मास कितना आ गया 23 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 1 आ गया। तो 23 इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास।
ये मिल गया तुल्यांकित द्रव्यमान किसका, एलिमेंट का। तो इस तरह से हम भी निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे जब कोई भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन सामने आ जाते हैं तब। चलिएगा आगे चलें, इसको मिटा दें, हाँ ना बोले, चलिए। अच्छा अगला अगर आता है, ये तो हो गया तत्व का। दूसरे नंबर पर क्या है, मैंने आयन की, तो मैंने लिखा आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब आयन के तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी बात करनी है। क्या बात करनी है थोड़ी सी, कि एटॉमिक मास जो होता है उसके स्थान पर क्या लिखना है, ग्राम फार्मूला मास, हिंदी में ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटे क्या लिखना है, नंबर ऑफ चार्ज इन आयन, आयन पर आवेश की संख्या बटे आयन पर आवेश की संख्या, आयन पर आवेश की संख्या, आवेश की संख्या। ये कैसे, इसको ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए एग्जांपल्स के तौर पे आपको आ गया SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या करेंगे, SO4 का क्या निकालेंगे आप, ग्राम फार्मूला मान। तो जैसे सल्फर का हो गया तो ये 32 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 6 में 14 हो गया, ये हो जाएगा 32 प्लस हो जाएगा कितना 64, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 96। और इसमें जो नंबर ऑफ आयन है, तो इस आवेश पे आयन पर आवेश कितने हैं 2, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या, तुल्यांकी द्रव्यमान। ये भी बड़ी सरल बात है, ये भी बन जाएगा। कैसे करते हैं, थर्ड पोजीशन जो इसकी है तो इसको मैं मिटाता हूँ और थर्ड पोजीशन पे बात करता हूँ। अब आ जाता है किसी भी अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान अगर आपको निकालना है, किसका, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान, सीधे लिख रहा हूँ, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान। अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास लिखें चाहे मॉलिक्यूलर मास लिखें, तो मोलर मास किसका, अम्ल का मोलर मास, सीधे लिखें, अम्ल का मोलर मास बटे बेसिसिटी। ये बड़ी गंभीर बात हो जाती है। एक्चुअल में है क्या, सपोज करिए एसिड की बात कर रहा है, हमारे पास HCl है, तो HCl है तो HCl को ब्रेक कीजिए, क्या है यहाँ पर HCl है। अब HCl को अगर आप ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो H प्लस और Cl नेगेटिव जैसे आया, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। तो बच्चे को ये ध्यान देना है कि जब एसिड आती है तो H प्लस आयन की नंबरिंग करते हैं, और नंबर ऑफ H प्लस आयन को बेसिसिटी यानी अपोजिट स्टडी की जाती है। इस चीज़ को ध्यान पे रखें कि ऐसा पढ़ते क्यों, हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। बशर्ते अभी आपको इतना ध्यान देना है कि अगर एसिड है तो बेसिसिटी, और बेस है तो एसिडिटी की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ जितने चार्ज होंगे H प्लस के वो उतनी ही बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे अगर आप बात करने के लिए जाएं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 बेसिसिटी वाला है ये। क्यों 1 बेसिसिटी वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयन सिंगल है। और इसका क्या निकालें, मोलर मास, क्या निकालें, मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 35.5 इक्वल टू 36.5, ये इसका मोलर मास हो गया। अब अगर तुल्यांकी भार HCl का कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाई, यानी 36.5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 36.5, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बहुत सरल है, नोट करिए, जल्दी नोट करेंगे। अच्छा, अगर हम बात कर ले हम किसका, बेस का यानी क्षार का, तो क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो क्षार के तुल्यांकी द्रव्यमान में क्या होगा, वही लिखना है, मोलर मास यानी क्षार का मोलर मास
क्षार का मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई एसिडिटी। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर क्षार है तो एसिडिटी, अम्ल है तो बेसिसिटी पे बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके तौर एग्जांपल में मैं ले लूँ अगर NaOH, तो NaOH को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पर नंबर OH कितने हैं, सिंगल है, तो इसका एसिडिटी शो हुआ, तो एसिडिटी नंबर कितना आ गया, सिंगल आ गया। लेकिन अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो मोलर मास कैसे करेंगे, इसका सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 1:40 हो गया। अब अगर तुल्यांकित द्रव्यमान कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है भाई, 14 डिवाइडेड बाई 1, तो 14 इसका मोलर मास है, एसिडिटी 1 है, लिख दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो इसका NaOH का तुल्यांकित द्रव्यमान कितना हो गया, 14 हो गया। ये बात करने के बाद अगर आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई तो एसिडिटी और बेसिसिटी के केस में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान पे रखना होता है कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास में यहीं पर ये नोट हो गया होगा, यहीं पे अगर हम बात कर लें तो ये डिवाइड करें और बनाएं कुछ और भी, तो जैसे सपोज करो कि आपके पास AlOH का होल थ्राइज हो गया, अगर इसको ब्रेक करते हैं आप तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा Al का 3 प्लस प्लस 3OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एसिडिटी आई वो कितनी आ जाएगी, इसकी एसिडिटी कितनी मिलेगी आपको, एसिडिटी आपको इसकी 3 मिलेगी। तो इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल्युमिनियम का होता है कितना 27, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 प्लस ये 48 प्लस 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 8 ही आ जाएगा, यार 8 ही आ जाएगा, 8 आ गया, 5 to 7, ये आ गया 78। अब 78 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 3, जो भी वैल्यू आ गई वो उसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2 and 6, 26 इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेट आ गया। बड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं मिस तो नहीं हो रहा, देख लेते हैं एक बार। 26 और 3, तो ये हो जाएगा 10, 30, ये 30 हो गया ना, है ना, 30 और 40 कर लिया मैंने, तो 7 और सही है, और ये 3 दूनी 6, 18, बिल्कुल सही है। चलो ये बात आ गई, लेकिन अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए नॉर्मलता से संबंधित तो कैसे करेंगे। चलिएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH से बना विलयन 4 ग्राम NaOH से बना विलयन 200 ml है, तो विलयन का या विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा सिंपल है। ये ध्यान दीजिए कि आपको 200 ml की बात कर लिया, यानी इस फार्मूले पे बात करनी पड़ेगी मेरे को। W दिया हुआ है 4 ग्राम, लेकिन इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फार्मूले में है क्या, बेस है, एसिड है, आयन है, वगैरह वगैरह। तो आपको देखने में क्या देखने को मिल गया, बेस है, 12वीं का बच्चा है, समझता है वही चाहे तो बेस होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला फंडा ये होगा कि फार्मूला को रखिए आप, तो ये क्या है, W × 1000 डिवाइडेड बाई E × V, और किस में है, ml में है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि दिया क्या है आपके पास में, तो W = क्या दिया है, W = के दिया है यहाँ पे 4 ग्राम, बिल्कुल सही है। फिर V आपको दिया है कितना, 200 ml, बिल्कुल सही है। लेकिन E आपको कैलकुलेट करना है, तो E = होगा क्या, कंफर्म हो गया, बेस है तो बेस का निकालना पड़ेगा, तो बेस का निकालना पड़ेगा, तो बेस का मोलर मास डिवाइडेड बाई, हाँ बोलो, डिवाइडेड बाई बेस है तो एसिडिटी। तब NaOH को हमने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने पर Na प्लस प्लस OH नेगेटिव आ गया,
ये निगेटिव आ गया, इसकी संख्या 1 है, एसिडिटी 1 हो गई। लेकिन इसका मोलर मास कैलकुलेशन करें तो जैसे ही आप मोलर मास इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 23 + 16 + 1 = 40। अब आप ये ई कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ई = क्या हो जाएगा 14 / 1 = 14 ही आएगा। तो ई भी मिल गया आपको वैल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई, वी की वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई, सब कुछ मिल गया। आप रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे n = हो जाएगा कितना 4 ग्राम × 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू हो जाएगा 200। अब क्या करना है, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 5 हो गया, 5 से 8 आ गया, 4 2 जाओ 1 2 ये 2 हो गया। तो वैल्यू आपकी जो आ गई यहाँ पे आ गई 1/2। तो n = आ गया 1/2। नॉर्मलता लिखें चाहे इक्विवेलेंट वेट पर लीटर लिखें, आंसर सही हो गया, ये आपका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आएंगे और आप बड़े आसानी से कर लेंगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने सिंपल आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली, इसको नोट करिए फिर आगे हम बात करेंगे, नोट करें। हो गया? अब यहाँ पर थोड़ी सी विशेष बात जो ध्यान देना है आपको, और उसको कॉपी पे प्रिंट भी करना है। क्या विशेष बात है ये ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, कभी कभी ऐसा भी है कि आपके पास ये भी बात आ जाती है, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल N एंड कैपिटल N, मतलब नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन है। तो नॉर्मलता और मोलरता में अगर रिलेशन आपको बताना है तो किसी की नॉर्मलता दे रखी है, किसी की मोलरता दे रखी है, और आपको कोई एक कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है तो आप बड़े शौक से कर सकते हैं। वो कैसे? वो ये होगा कि कैपिटल N यानी नॉर्मलता = मोलरता गुणे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणे जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, इंटू जो होगा या तो बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी कर सकते हैं हम, क्या क्या लिख सकते हैं, बेसिसिटी, अथवा एसिडिटी जो भी दिया होगा, अथवा वैलेंसी, अथवा नंबर ऑफ आयन, ये कैसे कैसे मैंने बोला, सभी के बारे में बात कर लिया हमने। अगर एलिमेंट है तो वैलेंसी होगा, एसिड है तो बेसिसिटी होगा, बेस है तो एसिडिटी होगा, और अगर कोई चार्ज दिया हुआ है, कोई आयन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ आयन हो जाएंगे। इनटू कर दीजिए, आपको नॉर्मलिटी मिल जाएगी। और अगर मोलरिटी दी है, ये इनमें से कोई दिया हुआ है तो आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस रिलेशन को भी आपको दिमाग में रखना है, और इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको वाकई करना पड़ेंगे ताकि आसानी से इनको सॉल्व कर सकें। लेकिन कभी कभी एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि 2 टाइप्स के मिक्सचर हैं, और उन दोनों मिक्सचरों को क्या किया है, उन्होंने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद फिर बोलता है कि 2 विलियन है, उन दोनों विलियनों को क्या कर दे, मिक्स कर दे, और मिक्स करने के बाद जो तीसरा विलियन फॉर्म हो रहा है उसकी बोल दे कि इसकी नॉर्मलिटी, मोलरिटी वगैरह वगैरह कैलकुलेट करो। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये कैसे कैसे हो जाएगा। तो इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या करना होता है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए नॉर्मलिटी पे करते हैं, तो कैसे करेंगे, 2 विलियन को मिक्स करने के बाद बने विलियन की सांद्रता कैसे निकालें, लिख देते हैं। 2 विलियनों को नोट करते जाएंगे, 2 विलियनों को मिला दें, मिक्स करने के बाद बने विलियन की सांद्रता ज्ञात करना। बहुत अच्छी पॉइंट है,
दो विलयन है, उन दोनों विलयनों को आपने मिक्स कर दिया है और जो बना हुआ विलयन है उसकी क्या निकालनी है, सांद्रता निकालनी है। तो इसको समझिए आप थोड़ा सा, कैसे समझेंगे ये ध्यान दीजिए। कौन सी सांद्रता निकालनी है हमने नहीं बोला अभी, कि नॉर्मलता निकालनी है, कि मोलरता निकालनी है, कि फॉर्मलता निकालनी है, कि मोलालता निकालनी है, ये मैंने नहीं बोला। तो इसके लिए करें क्या, थोड़ा सा गौर करते हैं। सपोज करिए कि एक कोई विलयन है हमारे पास ये, और दूसरा कोई विलयन है ये। इन दोनों विलयनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये दोनों को प्लस करके एक तीसरा विलयन बनाया। बड़े समझदारी की बात होगी कि ये दोनों व्हीकल को ऐड करेंगे, स्वाभाविक है कि वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हाँ ना बोले, वॉल्यूम तो इंक्रीज ही कर जाएगा कि नहीं करेगा, पक्का है कि वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर सांद्रता सपोज करिए कि नॉर्मलता के केस में है तो n1 है और इसका n2 है, वॉल्यूम n1 है, v1 है और इसका v2 है। अगर इसको मिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, क्या नॉर्मलिटी भी इंक्रीज करेगी, ऐसा हम कह नहीं सकते। इस केस में कैसे आंसर इसका हम कैसे दें, इस चीज़ को ध्यान पे देना है। तो क्या करें हम इस फार्मूले को बनाने के लिए, अगर दो ठो मिक्स कर रहे हैं तो इस फार्मूले को अगर तैयार करते हैं तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, v1 प्लस तो v2 हो जाएगा, बट क्या n1 प्लस n2 भी होगा, यानी वो इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ को आपको माइंडेड करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो इस तरह से है कि अगर आपके पास दो ठो का आयतन यानी नॉर्मलता दिया हुआ है, आयतन भी दिया हुआ है दो विलयनों का, तो एक तीसरा विलयन अगर आपने फॉर्म किया तो उस तीसरे विलयन के केस में क्या होगा, नॉर्मलता वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उनका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ये ध्यान दीजिए। तो दो विलयनों को अगर मिक्स करते हैं तो ये फार्मूला बनता है किस केस में, नॉर्मलिटी के केस में। तो नॉर्मलता के लिए आपको ये कैपिटल में रखें, अच्छा रहेगा, n1 v1 n2 v2। अब यही बात हम चले जाएं कहाँ, मोलरता के पास, तो m1 v1 m2 v2 दैट इज, तो यहाँ पर हो जाएगा m3 और यहाँ पर भी वही आएगा ये, ठीक। तो इसको आपको ध्यान देना है कि कभी भी अगर दो विलयनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, मोलरता और नॉर्मलता में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसका जो आयतन होगा वो बढ़ जाता है। तो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। और इसमें से अब हम तीसरा जो विलयन बन रहा है, दो विलयन को मिलाने के बाद जो अलग से विलयन बना है उसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे प्रॉब्लम को दूर कीजिए और जहाँ पे दिक्कत